हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि इनफाइनाइट प्लेन शीट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि स्फेरिकल शेल पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है, तो इसके बाद मैं फिजिक्स का चैप्टर चालू करूं, केमिस्ट्री का करूं या मैथ्स का करूं। आपके जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें, और मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम पार्ट 10 देखेंगे चैप्टर 1 का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम गॉस थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, जो कि आपकी है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इस प्लेन शीट के लिए हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसके पिछले वीडियो में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, वो हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए करी थी। अपन एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपन ने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसीडर कर ली। इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमने कितनी बोल दी, सिग्मा बोल दी। अब यहाँ पर अपन ने एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करा, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कैसा है, इसको अपन बोलते हैं पैरेललोपाइप बोलते हैं। इस पे अपन क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया के लिए कैलकुलेशन करेंगे। देन इसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पे अपने को पूरी प्लेन शीट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। अब इसमें अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया पैरेललोपाइप लेके रखा है, लेकिन अभी तक अपन जो कैलकुलेशन करते आए हैं वो या तो सिलेंडर के लिए करी है या स्फीयर के लिए करी है। तो यहाँ पर अपन सिलेंड्रिकल एरिया भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन कोई सा भी एरिया कंसीडर करो वो आपका मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इन द एंड जब अपन डेरिवेशन के पहुंचते हैं तो वहां पर एरिया आपका कैंसल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर भी अपन सिलेंड्रिकल एरिया कंसीडर कर लेते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल एरिया के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी कैसी है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। ठीक है, आपको जो यहाँ पर कंसीडर करना है, ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट के कैसी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, दोनों ही तरफ पे। यहाँ पर अपन ने दो पॉइंट कंसीडर करे, एक पॉइंट P कंसीडर करा और दूसरा पॉइंट P डैश कंसीडर करा। और ये पॉइंट P जो है आपका इस शीट से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है। देन इसके बाद में अपन ने क्या करा, ये सर्कुलर फेस जो है इसका एरिया अपन कितना बोल देते हैं, इसका एरिया हमने बोल दिया A बोल दिया। और यही आपकी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो आपकी क्या हो जाएगी, गॉसियन सरफेस हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन कुछ और चीज देखते हैं। आपकी जो कर्ड सरफेस है सिलेंडर की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर। कर्ड सरफेस का मतलब आप सभी को समझ में आता होगा। ये वाली जो सरफेस है ये आपकी कौन सी है, कर्ड सरफेस है, और ये वाली जो है वो सर्कुलर फेस एंड से। ठीक है, तो ये कर्ड सरफेस। अब इस सरफेस के अपन क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कर्व सरफेस के नॉर्मल क्या होगा, कुछ इसी तरीके से होगा। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पर उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको जब अपन ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, EDS cos 90। तो कर्व सरफेस के कारण जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद अपन ये सर्कुलर फेसेस को कंसीडर करते हैं। सर्कुलर फेसेस पे क्या हो जाएगा, अब वो कैसा है सर्कुलर फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के
पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ये वाली सरफेस थी तो हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करी तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। अब आपकी ये वाली फेस अपन कंसीडर कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल आपका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वापिस से जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, सर्कुलर फेसेस के लिए EA निकल के आ जाएगी, ठीक है। दोनों के लिए सेम वैल्यू होगी, EA इधर भी और EA इसके वजह से भी, ठीक है। अब इसके बाद अपन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, देखो एक तो क्या था, कर्व सरफेस के कारण कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0। एक क्या हो जाएगा, EA इसके वजह से और दूसरा EA इसके वजह से। अब अपन गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो टोटल फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन ने सेकंड इक्वेशन बना दी। अब अपन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। यहाँ से अब अपन क्या करते हैं, ये जो Q की वैल्यू है, अपन ने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करी थी उसको अपन अप्लाई करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी, Q बाय A होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है तो वहां से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में जान सकते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, वहां पर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय A होगा। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी होगी, A उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। देन इसके बाद में इस Q की वैल्यू को अपन ये ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा ए उसकी जगह आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, वहां पर चाहे आप पैरेलल पाइप्ड एरिया ले लो चाहे सिलेंड्रिकल एरिया ले लो, आखिरी में आपका एरिया तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ए से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तीसरी एप्लीकेशन में अपने को जो देखना है वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की बात करनी है और उस पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर कर ली। थिन स्फेरिकल शेल से आप एक बॉल कंसीडर कर सकते हैं, जैसे बॉल अंदर से हॉलो होती है, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, वैसी एक शेल हमने कंसीडर कर ली। और इस शेल की जो आउटर रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है। देन इसके बाद हमें ये जो अपन ने एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करी है इस पे हमको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। और इस शेल पे जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमने कितना मान लिया है, Q। यहाँ पर ध्यान रखना ये जो सरफेस है इस पे जो चार्ज है वो आपका कैसा है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अब अगर अपन यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। अब अगर अपन यहाँ पर अपन ने बोला है स्फेरिकल शेल है तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्फेरिकल शेल अपन ने यहाँ पर कंसीडर करके रखा हुआ है, यहाँ पर अपने को 3 रीजन कंसीडर करने पड़ेंगे और उन 3 रीजन पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका जो सबसे पहला रीजन है वो आपका क्या है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, मतलब ये तो आपका स्फेरिकल शेल है और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो आपको कहाँ कैलकुलेट करनी है, बाहर कैलकुलेट करनी, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर बनाई, अब इस पॉइंट की सेंटर से जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, स्मॉल r है। तो इस पॉइंट पे अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। पहला तो आपका ये है आउटसाइड स्फेरिकल शेल, दैट इज r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देन इसके बाद आपका क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, मतलब ये जो स्फेरिकल शेल है इसी पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल R जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। तीसरा
अब हम पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट आपका क्या है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है वो स्फेरिकल शेल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, आपका पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। फिर इसके बाद जो स्फेरिकल शेल आपका है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r डिस्टेंस पे है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी है, आपकी रेडियली आउटवर्ड है, और जो आपका सरफेस है वो भी क्या है, उसी की डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस गॉसियन सरफेस पे। देखो ये वाली जो सरफेस है वो आपकी क्या कहलाएगी, गॉसियन सरफेस। ये कैसे आई, तो ये अपन ने जो पहले पढ़ा रखा है वही से इसका आंसर आपको मिलेगा। किसे, एक टेस्ट चार्ज को पास लेके आते हैं, फिर वो रेपेल करता है, फिर दूर जाता है, फिर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो सरफेस बन जाती है वो गॉसियन सरफेस बन जाती है। तो उसी तरीके से अपने को ये सरफेस मिली हुई है। तो यहाँ पर अपना जब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। देन इसके बाद में जब अपन ये डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0, 0 आपको पता है दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल कितना होगा, 0 होगा। अब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, अपन पुट कर देते हैं। फिर इसके बाद अपने को पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस r डिस्टेंस पे अगर अपन बात करेंगे तो थ्रू आउट द सरफेस वो कैसी होगी, सेम होगी, इसलिए हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद में अब ये जो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ds है, अब ये कैसा है, अपना स्फीयर है, गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फीयर है। तो आपका स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना, जो रेडियस रखी है वो छोटा r रखा हुआ है। छोटे r और बड़े r के बीच में कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रख के रखना है कि जो आपकी गॉसियन सरफेस है, जो सरफेस एरिया है वो हमको बाहर वाला कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ds की जगह पे। इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। देन इसके बाद अपन यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और उससे टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब अपन ने जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यहाँ पर बना रखी है उसको अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे अपने को क्या मिलेगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपके लिए यहाँ पर r स्क्वायर को अलग से बता दिया है ताकि आपको पता चले कि आपको रेडियस कौन सी पुट करनी है। फिर इसके बाद में अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपनी जो E की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये जो 4 पाई r स्क्वायर है इसको अपन ने नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यूटन पर कूलम। इसके बाद में अब अपने को सेकंड पॉइंट की बात करनी है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, अब जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो स्फेरिकल शेल पे ही लाई कर रहा है। अब आपका स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है, वो जो गॉसियन सरफेस थी वहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो जाएगा। देन इसके बाद वापस से वही जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1। अब वही कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है तो उस वजह से वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब ये जो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ds है इसकी जगह पे अपने को क्या पुट करना है, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि अब आपकी जो सरफेस थी, ठीक है, वो सरफेस क्या है आपका, स्मॉल r बराबर क्या हो गया है, कैपिटल R हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये अपन ने सब्स्टिट्यूट करा और फर्स्ट इक्वेशन बना दी। देन इसके बाद में अब अपन गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं और उससे टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट बना दी। अब ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई है उन इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपन E की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो E की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी,
ये जो पूरी टर्म है वो कहाँ पर आ जाएगी, नीचे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर अपन एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये जो Q की वैल्यू है, इस Q की वैल्यू को भी अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q/A होती है। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू A हो जाएगी। तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू ऊपर। देन इसके बाद में ये जो A की वैल्यू है, यहाँ पर एरिया आपका कौन सा आएगा, जो स्फीयर है उसी का एरिया आएगा। तो स्फीयर का एरिया आपका कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो A की वैल्यू अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उस चीज को अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। अब आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो कितना बचेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, जब आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो आप कहाँ पर लाई कर रहा है, स्फेरिकल शेल के आउटसाइड लाई कर रहा है। मतलब अब आपका जो अपन ने जो थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर करा था वो आपका बाहर आ गया, और चार्ज देखो इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सरफेस पे। और अब अपने को जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है, या अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो क्या हो चुकी है, अंदर आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली रेडियस स्मॉल r और ये जो बाहर वाली रेडियस है वो क्या हो गई आपकी कैपिटल R। अब अपने को जो पॉइंट P कंसीडर करना है, वो पॉइंट P आपका कितना है, वो स्मॉल डिस्टेंस r पे है सेंटर O से। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नॉर्मल आपकी क्या है, रेडियली आउटवर्ड ही है। और जो गॉसियन सरफेस है ds, उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, आपकी सेम डायरेक्शन है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर अपन टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इस गॉसियन सरफेस पे, तो वो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देन इसके बाद में अब क्या होगा आपका, वही आपको पता है कि इस सरफेस पे अगर अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस r पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए E आपका बाहर आ गया। फिर उसके बाद में ये जो सरफेस इंटीग्रल ds है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 4πr² पुट कर सकते हैं। तो वो हमने पुट कर दिया और उसको हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। देन अब अपन यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं और टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी तो फाई E की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन बनी है और फर्स्ट इक्वेशन बनी है दोनों को कंपेयर करते हैं। तो E इंटू 4πr² बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से E की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0 न्यूटन पर कूलम। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोस की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हैव अ गुड